ओके, तो ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था चंबल रिवर रिवर और बेतवा वाला। और अब हम देख लेते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चंस। ठीक है जी, एनडीए वाला ही चल रहा है। ओके, एक ये चीज़ है कि मैंने पूरी कोशिश की है कि जो भी आंसर आपको दिए जाए वो पूरे के पूरे सही हो। बट फिर भी थोड़ा बहुत गलती हो तो भूल चूक माफ है। देखो, क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, फिर से आपसे वो पूछा हुआ है लैंड बायोम के बारे में। दैट मीन्स आपको यही समझ में आता है बायोम दो तरीके के होते हैं। एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाया गया है। आपके पास जो होती है एक्वेटिक बायोम और लैंड बायोम, दो तरीके के बायोम्स आपके पास मिलते हैं। ठीक है, तो दोनों आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। ये आपका पूरा का पूरा एनसीईआरटी से उठाया है। तो आपने देखा एनडीए के पेपर में ना 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें पोर्ट से रिलेटेड उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी, पूछ लिया आपसे कौन सा है। जैसे यहाँ पे बायोम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे दी, पूछ लिया आपसे कौन सा है। और एक और क्वेश्चन आया था। तो इस तरीके के हैं, तो आपको ध्यान देना चाहिए। तो हो सकता है कि आपके में आ जाए, ना भी आए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते, क्या फर्क पड़ता है। देखो इसमें क्या क्या पूछा हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ है कि दूसरा, देखो यहाँ पे बात कर रहा है डेसिडियस ट्री की। ठीक है, तो डेसिडियस ट्री की बात कर रहा है, तो ट्रॉपिकल तो हो नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है ट्रॉपिकल तो रेन वाला आ जाता है, तो वहां पे तो होता ही नहीं है। ठीक है, दूसरा कि यहाँ पे बात कर रहा है, फर्स्ट में भी देखिए कोल्ड से माइल्ड टेम्परेचर की बात कर रहा है। तो आपको पता है कि टेम्परेचर भी कोल्ड नहीं होता ट्रॉपिकल में, तो ट्रॉपिकल तो ऐसे हट जाता है। फिर ट्रॉपिकल में आप देखो, जैसे एपीफाइट्स के लिए ट्रॉपिकल बेसिकली जाना जाता है। दूसरा, यहाँ पे रेन ज्यादा रेनफॉल होती है। अगर ट्रीज की बात करें तो यहाँ पे इबोनी होता है, महोगनी होता है, रोजवुड जैसे होते हैं। और इसके बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, इनके एग्जाम्पल्स दे चुका है। तो ट्रॉपिकल तो नहीं है, एक तो अपने आप कट जाता है। दूसरा, अगर बात करें यहाँ पे ओक, मैपल, हिकोरी, बीचवुड ट्रीज की बात कर रहे हैं, तो आप देखोगे जो मेडिटेरियन जो होते हैं वो भी सिट्रस फ्रूट्स के लिए बेसिकली जाना जाता है। भले ही आपको ये ना पता हो कि कौन से फॉरेस्ट हैं, बट मेडिटेरियन यानी सिट्रस फ्रूट्स की खेती होती है, वहां पे ये चीज जाना जाता है। इसका मतलब ये सारी चीजें भी मेडिटेरियन में भी नहीं मिलेंगी। दो बचते हैं, एक बचता है टेम्परेट और बोरियल। बोरियल के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, टेम्परेट के बारे में। बोरियल जिसको टैगा भी फॉरेस्ट बोलते हैं, कोनीफोरस भी फॉरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी क्या होती है, जो कोनीफोरस फॉरेस्ट होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, डेसिडियस नहीं होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो मिलते हैं वो होते हैं, जैसे आपके पास हो गया आपका पाइन, फर, स्प्रूस, ये वाले मिलते हैं। दूसरा क्या है कि बोरियल फॉरेस्ट के बारे में एक और चीज है, वो है कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल यानी लैंड बायोम माना जाता है, जो बोरियल फॉरेस्ट यानी टैगा या कोनीफोरस फॉरेस्ट हम इसको बोलते हैं। और इसकी खास बात ये है कि ये सिर्फ ना नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पाया जाता है। तो समझ में आता है कि अब कंडीशंस बचा को टेम्परेट। तो टेम्परेट में अब याद रखो कि इसमें क्या चीज होती है, देयर क्लाइमेट आर करेक्टराइज बाय हाई रेनफॉल, टेम्परेचर एट वेरी करते हैं कोल्ड से माइल्ड। ठीक है, तो वही टेम्परेट रीजन में आ जाता है। दीज फॉरेस्ट कंटेन प्राइमरली डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, जिसमें कौन कौन से। अब ये चीजें याद रखो कि जो मैपल है, ओक है, हिकोरी भी, जैसे मैपल ओक फिर भी समझ में आता है, लेकिन हिकोरी बीचवुड जो वाला होता है, इसको याद रखो कि ये टेम्परेट फॉरेस्ट में आते हैं। कई बार यूपीएससी ऊपर नीचे करके दे देता है, ऐसा एग्जांपल भी वो आपसे मैच ऑफ द फॉलोइंग भी पूछ सकता है। रैकून्स, ऑप्सियम, बैट्स, स्क्वायरल, ये सब भी कहाँ पे पाए जाते हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, ये दोनों इंटरकनेक्टेड क्वेश्चन है, सबसे पहले ये करेंगे। देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है ट्रॉपिकल साइक्लोन। देखो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा एक फ्रंट से इसी पेपर में। दूसरा पेपर में क्वेश्चन पूछा साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के बीच में क्या डिफरेंस है। तीसरा, उन्होंने फिर से क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में आपसे पूछा है ना। तो देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन में सबसे पहला क्या आता है कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ है कि पहले में तो बता दिया कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, कहाँ आते हैं, कहाँ नहीं आते हैं। दूसरे में बता दिया कि टाइफून कब बोला जाता है या साइक्लोन कब बोला जाता है। तो आपको पता है कि जब भी इंडियन ओशन की बात करते हैं या पैसिफिक ओशियन की बात करते हैं, साउथ पैसिफिक, तो खासकर इंडियन ओशन में तो हमको पता है कि वो साइक्लोन बोलते हैं, यानी थर्ड स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। तो ये बी वाला ऑप्शन अपने आप यहाँ पे क्या हो जाता है, एलिमिनेट। लेकिन टाइफून्स आपको पता है कि जैसे वो क्या, आपको देखा जाए तो जैसे ज्यादा नहीं पता तो चाइना से हम रिलेट जरूर करते हैं इस चीज को। तो टाइफून्स जो होते हैं ना बेसिकली वो चाइना में बोला जाता है या नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक में वो चीज आती है। तो टाइफून्स यानी चाइना, साउथ चाइना सी की बात करते हैं। जब भी बात करते हैं हम अटलांटिक की, नॉर्थ अटलांटिक और नॉर्थ पैसिफिक ओशन में ईस्टर्न पार्ट की बोला है। यहाँ पे डिफरेंस है, देखो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक की बात करोगे तो टाइफून्स आता है, लेकिन अगर ईस्ट पैसिफिक की बात करोगे तो उसको बोला जाता है हरिकेन। इसलिए आपकी स्टेटमेंट नंबर 2 गलत हो जाती है। गलत होते ही आपका पता चल जाता है, थर्ड स्टेटमेंट तो वैसे भी करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है। क्या बोला हुआ है कि जो स्टॉर्म्स होते हैं डेवलप होते हैं ड्यूरिंग समर और ऑटम इन एवरी
ट्रॉपिकल ओशियन एक्सेप्ट साउथ अटलांटिक और ईस्ट साउथ पैसिफिक ओशियन। अब देखो यूपीएससी ने ना एक क्वेश्चन पूछा था 2015 में। जो क्वेश्चन ये पूछा था कि ऐसा क्यों होता है कि जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहां पे कम आते हैं, मतलब जो सदर्न अटलांटिक ओशियन है वहां पे कम आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन कम देखने को मिलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, ऐसा क्यों था? तो जिस उसका रीजन था आपका आईटीसीजेड, जो उनका यूपीएससी ने उस टाइम पे जो ऑप्शनल माना था, ऑप्शन माना था, बट हाँ दैट्स ट्रू, ये होता है। देखो कैसे होगा अब वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप ये देखो कि आपको ये समझ में आ गया कि अगर हम बात करें हरिकेन्स, दैट मीन्स वो आपका अटलांटिक ओशियन, स्पेशली नॉर्थ अटलांटिक, क्योंकि यहाँ बोला है ना साउथ अटलांटिक में तो आते ही नहीं है। तो ये चीज याद रखो, सब जगह आता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, दो जगह नहीं आता, साउथ पैसिफिक ओशियन और साउथ अटलांटिक एक किस्म से सदर्न हेमिस्फीयर में की मोटा मोटा याद रखते तो वहां नहीं आता। तो देखो यहाँ पे जब भी नॉर्थ अटलांटिक की बात करोगे तो आगे आपका हरिकेन, नॉर्थ अटलांटिक की बात करो या पैसिफिक ओशियन जो ईस्ट साइड में पड़ता है, वेस्ट पैसिफिक ओशियन की बात करोगे या साउथ चाइना सी की बात करोगे तो वहां पे बोला जाता है टाइफून, ऑस्ट्रेलिया की बात करोगे तो विलिविली, और इंडिया की बात करोगे या साउथ पैसिफिक ओशियन की बात करोगे तो वहां पे इसको बोला जाता है साइक्लोन के नाम से ही, डायरेक्ट साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। दूसरा यहाँ पे है, यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है ना कि उन्होंने ये पूछा है कि यहाँ पे नहीं आता, तो रीजन आपको पता होना चाहिए क्यों नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि दो रीजन है यहाँ पे। एक तो यहाँ पे जो आती है आपकी करंट, जो ओशनिक करंट्स जो आती है उनका रीजन बनता है, और दूसरा है आईटीसी जेड का। तो आईटीसी जेड आपको अगर पता हो तो आईटीसी जेड कुछ नहीं होता, जैसे कि अगर मान लो ये आपकी अर्थ लगा लेते हैं 0 डिग्री, ये 30 डिग्री नॉर्थ, और ये हो गया आपका 30 डिग्री साउथ। तो यहाँ से जो चली हवाएं इधर से साउथ, नॉर्थ ईस्ट से साउथ, जो ये साउथ ईस्ट की तरफ जो हवाई चली, अब ये चीज देखो, ये जब दोनों आपकी क्या होते हैं, ये जो दोनों मिल जाती है तो उसी को बोला जाता है आपका आईटीसी जेड। और आप देखो कि समर और विंटर में यही ऊपर नीचे शिफ्ट करता है, जो कि बारिश का एक रीजन बनता है। यानी आईटीसी जेड क्या है? कुछ नहीं है, जहाँ पे कन्वर्ज होती है आपकी दोनों इक्वेटोरियल एक किस्म से एयर जो कन्वर्ज होती है वो लो प्रेशर बेल्ट बना देती है, वही होता है आपका आईटीसी जेड। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सदर्न में आईटीसी जेड कम होता है, क्योंकि आप देखोगे कि जो आईटीसी जेड बना है अगर आपका 0 डिग्री के आसपास बना है तो सदर्न ओशन में तो वो ऑलमोस्ट कभी पहुंच ही नहीं पाता है। ठीक है। जब पहुंचेगा ही नहीं तो फिर बारिश कैसे होगी, क्योंकि ये लो उससे प्रेशर से रिलेट करता है। दूसरा क्या होता है कि जब भी आप बात करोगे, जैसे कि यहाँ के देखो, यहाँ पे बोला है ना अटलांटिक ओशन, तो यहाँ पे बात करो, देखो यहाँ पे क्या चीज बोली हुई है, दो एग्जांपल दिए हैं, अटलांटिक ओशन और दूसरा आपका है पैसिफिक ओशन। ठीक है जी, दोनों देख लो। यहाँ पे देखो पैसिफिक ओशन की बात करोगे तो यहाँ पे आती है आपकी पेरू करंट, पेरू जिसको हम बोल्ट करंट भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये आपकी कहाँ हुई, हाई जो आपकी एल्टीट्यूड से एक किस्म से लो की तरफ जाती है, यानी 60 डिग्री से चलती है, तो वो ठंडी चलती है, तो यहाँ पे होगा ठंडी। और पता है कि आपको यहाँ पे फिर टॉपिक आ जाता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए जो नेसेसिटी कंडीशंस होती है वो क्या बनती है। तो आपको पता है ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए एक तो आपको क्या चाहिए, वाटर वाली सरफेस चाहिए, और दूसरा अप्रोक्सीमेट 27 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, पेरू करंट आपकी कोल्ड करंट है, यहाँ पे वेंगोला करंट आप देखोगे तो ये भी कोल्ड करंट है। तो यहाँ पे अगर ये कोल्ड करंट है तो क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है ना यहाँ पे जहाँ पे बने वो, तो वो टेम्परेचर क्या हो पूरी तरीके से मेंटेन नहीं हो पाता, यानी वो 27 डिग्री के अप्रोक्सीमेट पहुंच नहीं पाते। तो ये दो रीजन होते हैं कि आपका क्यों नहीं बनता है, बेसिकली माना जाता है आपका आईटीसी जेड। ठीक है। तो आई होप थोड़ा समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या होता है कि आपके पास फिर से उन्होंने पूछा है कि वर्ल्ड क्लाइमेट टाइप और उनके रिलेशन के बारे में पूछा, आईटीसी जेड में क्या रिलेशन है, यही चीज है, फिर से पूछा हुआ है। अब देखो सबसे पहले अगर आप ये लाइन पढ़ोगे ना, ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट एक्सपीरियंस करता है डिस्टिंक्टिव अल्टरनेटिव वेट और ड्राई सीजन। तो यूपीएससी ने पूछा हुआ था कि इसकी कंडीशन करेक्टरिस्टिक्स पूछी थी कि सवाना क्लाइमेट की क्या करेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें ऑप्शन में उन्होंने दिया था रेनी था, ड्राई था, और क्या होता है जिसमें वेट एंड ड्राई। यानी ये यूपीएससी 2012 की जो है एक आपसे क्वेश्चन को एक स्टेटमेंट के रूप में दे दिया है। तो यहाँ से भी दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। तो यहाँ से तो ये समझ में आता है, ठीक है भाई, अगर ये अल्टरनेटिव वेट और ड्राई होती है, मतलब बारिश हो रही है सूखा पड़ रहा है, तो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे सीजनल शिफ्ट हो रहा है, लैटिट्यूड ऑफ सब ट्रॉपिकल हाइज और आईटीसी जेड। लैटिट्यूड ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई का मतलब क्या होता है, हाई प्रेशर जब डेवलप हो जाता है, जब हाई प्रेशर डेवलप होगा तभी तो ड्राई हो जाएगा ना, लो प्रेशर बन गया आईटीसी जेड बन गया, इसका मतलब बारिश आएगी। दैट मीन्स सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। अब आता है आईटीसी जेड की बात, बोलता है ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट की इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रेनियस्ट ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ आईटीसी जेड। क्योंकि मैंने अभी बताया कि यहाँ पे क्या होता है,
ये जो 0 डिग्री है, यहाँ से 30 डिग्री नॉर्थ और ये आपकी 30 डिग्री साउथ, यहाँ से जब हवाएं दोनों आती है मिलती है तो ये ITCZ बनाती है। तो मोस्टली क्या होता है, जो ITCZ होता है ना, वो इक्वेटर के आसपास ही रहता है। तो इक्वेटर के आसपास ही रहेगा तो लो प्रेशर बना रहेगा। आपको पता है कि जो इक्वेटर के आसपास क्या होती है, सनरेज डायरेक्ट पड़ती है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, फिर बहुत अधिक गर्मी होने की वजह से आपके पास क्या हो जाती है, जब हवा गर्म होकर ऊपर उठती है लो प्रेशर बन जाता है, तो बारिश होगी। तो ठीक है जी। और यहाँ पे बोला वन ऑफ द रेनिएस्ट, ओके ठीक है, उसने सबसे ज्यादा भी नहीं बोला। अगर आप थोड़ा बहुत लगा के चलो ट्रिक्स वगैरह, तो फर्स्ट वाला भी आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। बात आती है थर्ड पे, द ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट के बारे में बात कर रहा है कि हम हैवी रेनफॉल, मानसून क्लाइमेट में क्या होता है, आपके पास हैवी रेनफॉल होता है। क्यों? क्योंकि आप जो ITCZ के साल भर नजदीक रहते हो। अब इसकी कंडीशन हम इस मैप में ही समझ लेते हैं, ठीक है। देखो जी, मैप, ये इंडिया का मैप है। आपको सिर्फ ये पता है कि जब भी आपको ये तो पता है कि सबसे पहले हमने देख लिया कि जो ITCZ होता है मोस्टली डेवलप होता है इक्वेटर के आसपास। आपने देखा आपका सदर्न जो पॉइंट है इंडिया का अप्रोक्सीमेट 8 डिग्री से शुरू हो जाता है। तो ये देखो कि आप यहाँ भी ITCZ के आसपास रहेंगे। जब मानसून वाला टाइम पीरियड आ जाता है तब भी आप देखोगे कि जो ITCZ है वो गंगा रिवर वैली के ऊपर यानी हिमालय वाले उसमें ही बन जाता है, तो तब भी बारिश होती है। अच्छा, जब वो नीचे आता है वापिस आता है यहाँ पे, तो आपकी जो लौटती हुई मानसून से जो बारिश होती है वो होती है। तो इसका मतलब क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली हम इसी के आसपास बने रहते हैं। तो इसलिए यहाँ से समझ में आता है कि थर्ड वाला जो ऑप्शन होता है ये भी करेक्ट है। आई थिंक ज्योग्राफी में ना यूपीएससी ने बहुत कंसेप्ट वाले क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अगर आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तो लगेगा बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, बड़ी स्टेटमेंट लग रही है, लेकिन अगर आप समझोगे थोड़ा सा ध्यान से तो बहुत मतलब ज्योग्राफी के कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है और थोड़ा सा इजीली हो जाता है, ठीक है जी। ओके, देखो अब देख लेते हैं। ये ना क्वेश्चन वैसे साइंस से हैं बट फिर भी मतलब ये था कि जैसे कई बार यूपीएससी फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछता है तो मे बी हो सकता है कि ऑप्शन में ऐड कर दे कि जो प्लांट की लीव्स होती हैं वो मोस्टली ग्रीन कलर की होती हैं। और क्यों होती है, क्योंकि इसमें क्लोरोफाइल होता है। अब ये क्लोरोफाइल करता क्या है कि देखो दो चीजें हैं। एक तो चीज ये होता है, हमें पता है ना कि अगर रिफ्लेक्ट होकर कोई चीज आ रही है तो वो कलर हमें दिखाई देता है। अगर ग्रीन दिखाई दे रहा है दैट मीन्स ग्रीन हमारा रिफ्लेक्ट होना चाहिए, बस ये ध्यान रखो। यहाँ पे बोला है ग्रीन एब्जॉर्ब होना चाहिए, यहाँ पे भी ग्रीन को एब्जॉर्ब करा दिया है, यहाँ पे भी उसने एब्जॉर्ब करा दिया ग्रीन को। तो ये तो तीनों ऑप्शन अपने आप ही खत्म हो जाते हैं, फर्स्ट वाला ऑप्शन बच जाता है, हो गया। एक ही है यूपीएससी डीएनए से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, तो इसमें पूछा था बैक्टीरियल डीएनए रेफर्ड होता है नेक्ट, क्यों? क्योंकि ये इसमें क्या होता है, प्रोटीन्स या लिपिड्स एसोसिएट नहीं होते, दोनों ही एसोसिएट नहीं होते, ठीक है। साइंस वाले को तो मैं थोड़ा शायद ज्यादा एक्सप्लेन ना कर पाऊँ क्योंकि आई एम नॉट वेरी गुड एट साइंस, बट फिर भी देख लो, थोड़ा बहुत कर दूंगी। देखो इसमें बोला हुआ है लिगो के बारे में। ये ना मैम सॉरी, ये लिगो नहीं था, वहाँ पे कुछ और पूछा होता ना, लीजा था, ठीक है। ये लिगो है। लिगो एक्सपेरिमेंट के बारे में अगर बात करें तो ये पूछा हुआ है, तो ये आपका यूपीएससी एक ऑप्शन बना के दे सकता है। साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछता ही है, तो ये किससे रिलेटेड है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड आता है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन है यूपीएससी ने पूछा हुआ है आपसे रेनबो के बारे में, और कि कौन सा रेनबो, प्राइमरी रेनबो। दैट मीन्स यहाँ से समझ में आता है कि रेनबो भी दो तरीके के होते हैं, एक प्राइमरी रेनबो एक सेकेंडरी रेनबो, ठीक है। तो ओके, रेनबो का तो ये तो समझ में आता है कि जब रेनबोज यानी सनरेज जब पड़ती है वाटर ड्रॉपलेट्स पे तब आपका वहाँ पे क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है, आपका रेनबो डेवलप होता है, ठीक है। तो ये चीज है। तो देखो सबसे पहले बात क्या होती है कि जो भी आपकी सनलाइट होती है वो एयर में पहले मूव कर रही है, फिर वो वाटर ड्रॉपलेट पे जब पड़ रही है तो किस्म से क्या हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है। आपको पता है वाटर जो होता है ज्यादा ज्यादा डेंस है, एयर कम डेंस है, इसलिए उसकी स्पीड भी कम हो जाती है वाटर ड्रॉपलेट्स में एंटर करने के बाद। इसलिए वो वहां पे क्या करती है, रिफ्रैक्ट कर देती है, ठीक है। और रिफ्रैक्ट करती है, और अगर मान लो ये वाटर जो आपका ड्रॉपलेट है तो वहां पे आके वो रिफ्रैक्ट कर रही है, उसके बाद वो वापस जाके रिफ्लेक्ट कर रही है, और उसके बाद जब वो बाहर निकलेगी फिर से रिफ्लेक्ट करेगी। और वो डिपेंड करेगा कि उसमें जो जितनी कौन सी वेवलेंथ की आपके पास एक किस्म से बोले कि कौन सी वेवलेंथ की लाइट है वो ज्यादा करेगी, कौन सी की कम है वो कम कर लेगी, और बैंड हो जाते हैं। जैसे वॉयलेट आप देखोगे, अगर वॉयलेट जो है उसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है जो विजिबल लाइट है, इसलिए जो आपकी ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है इसका मतलब क्या होता है, ये ज्यादा बैंड कर जाएगी। और जो रेड वाली होती है उसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, इसलिए वो सबसे कम बैंड करती है। तो ये एक बो की तरीके से बन जाता है ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट तो आ गई आपकी करेक्ट, तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो गई, तो ये वाला ऑप्शन खत्म हो जाता है। देखो फिर क्या कहता है कि जो ये बोल रहा है इट में इन्वॉल्व मोर देन वन इंटरनल रिफ्लेक्शन एज वेल एज रिफ्रैक्शन। तो जिसमें ना सिर्फ ये चीज याद रखो कि जब भी प्राइमरी की बात होती है तो प्राइमरी में क्या होता है कि यहाँ से अगर आप देखोगे तो
यहाँ से अगर आप देखोगे तो सनरेज टकरा रही है तो रिफ्लेक्शन होगी, या एक बार ही आ रहा है, वो एक ही बार रिफ्लेक्ट हो रही है वापस, ठीक है, एक ही बार रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्शन 2 बार होता है, ये 2 बार होता है। तो प्राइमरी में क्या होता है कि रिफ्लेक्शन एक ही बार है, ठीक है। इसलिए आप देखोगे कि फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है इट इन्वॉल्व रिफ्लेक्शन एंड वन इंटरनल रिफ्लेक्शन, और फोर्थ बोल रहा है कि क्या इट में इन्वॉल्व मोर देन वन इंटरनल रिफ्लेक्शन एज वेल एज रिफ्लेक्शन। दैट मीन्स 1 और 4 दोनों में से एक ही स्टेटमेंट ठीक है, या तो एक ठीक है या 4 ठीक है, ठीक है। तो फोर्थ वाली जो होती है ना, ये सेकेंडरी की जहां तक बात होती है, ये सेकेंडरी रेनबो की बात होती है, जो सेकेंडरी टाइप का रेनबो फॉर्म होता है, क्योंकि उसमें 2 ही रिफ्लेक्शन होते हैं और दो ही बार वो रिफ्लेक्ट होता है, 2 रिफ्लेक्शन उसमें हो जाते हैं। तो प्राइमरी कब होगा, जिसमें कि रिफ्लेक्शन होते हैं, 2 रिफ्लेक्शन होते हैं और एक इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो ये तो खत्म हो गया, ठीक है। ये इनर वो वाला हो गया, ये समझ में आ गया, सेकेंडरी वाला है, ठीक है। तो आई होप थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा। ओके जी, अब देखो क्वेश्चन रिलेट करता है आपका एंशियंट हिस्ट्री से। क्या कहती है एंशियंट हिस्ट्री में, क्वेश्चन नंबर है 137। पूछा हुआ है वुमेन एसोसिएशन, और पूछा हुआ है कि कौन किससे अटैच था। तो आपने देखा वुमेन एसोसिएशन से रिलेटेड यूपीएससी जो है मोस्टली क्वेश्चन पूछता रहता है। तो पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि वुमेन इंडियन एसोसिएशन जो 1917 में बनी। अब आपका काम क्या है, यहाँ तीनों है ना, तो तीनों देख लो किसने फॉर्म किया। जब वो पूछ रहे हैं किसने फॉर्म किया, तो तीनों को याद कर लो, ताकि अगर आए तो फिर वो गलत ना हो। वुमेन इंडियन एसोसिएशन 1917, तो ये किसने थी, मार्गरेट कजन्स ने इसको क्या किया था, एक किस्म से क्या बोलते हैं इसको, फॉर्म किया था, ठीक है। बट उसके साथ साथ दूसरा कौन है इसमें, ये कहाँ पे हुआ था, अडियार मद्रास में ये हुई थी, और एनी बेसेंट भी इनके साथ थी, और उसके बाद थे आपके जो है डी जिना राजदासा जो थे वो भी आपके साथ थे, यानी मार्गरेट कजन्स राइट ऑप्शन है आपका, राइट आंसर है, ठीक है। दूसरा है नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया ऑफ 1925, जो 25 था, इसमें 2 थी, इसमें एक मेहरबाई लता टाटा शामिल थी, और एक थी हमारी लेडी अब्रदीन, ये दोनों ही शामिल थी। दूसरा क्या है, जो आपकी वुमेन इंडियन एसोसिएशन 1970 थी, देखो एनी बेसेंट है तो समझ में आता है कि उसको आपके राइट से कोई लेना देना नहीं है, वो बेसिकली सोशल इकोनॉमिक या पॉलिटिकल मैटर्स पे ही डील करेगा, ठीक है। जहां पे हम 1925 की बात करेंगे, तो यहाँ पे आप देखो कि इन्होंने क्या किया था कि जो ये 1925 वाली थी, ये बहुत सारी जो लोकल वुमेन्स वाली एसोसिएशन बनी थी उनको मिला के बनी है। जैसे बॉम्बे वाली एक बनी थी आपकी, फिर उसके बाद दूसरी कलकत्ता वाली बनी थी, या फिर दिल्ली, बिहार और उड़ीसा, इन सबको मिला के जो है वो ये बनी थी आपकी। फिर आता है जो आपका आता है, फिर सरला देवी किससे रिलेट करते हो, तो सरला देवी की थी भारत श्री मंडल बना था 1910 में, अलाहाबाद में ये इन्होंने बनाया था। तो याद रखो 2 गलत है यहाँ पे। नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन, अगर हम बात करें तो जो मेहरबाई टाटा, जो दोराजी टाटा जी की वाइफ थी, उन्होंने उनसे एसोसिएटेड थे। सरला देवी जो थी वो इलाहाबाद वाली भारत श्री महामंडल 1910 इससे रिलेटेड थी, ठीक है। तो ये हो गया इस पेज के, आई थिंक सारे हो गए। हाँ जी, इस पेज के सारे हो गए। ओके जी, देखो अब देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस। यूपीएस आपसे क्वेश्चन पूछा इब्न बतूता के बारे में, ठीक है, फेमस है, पूछता रहते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, इसमें पूछा, इन्होंने बताया कि जो इब्न बतूता थे उन्होंने पोस्टल सिस्टम के बारे में बताया था, ठीक है जी। तो अब सब कुछ तो नहीं याद कर सकते, बट यहाँ पे उसने बोला जो फुट पोस्ट थी वो कैरी करती थी रिंगिंग बेल इन वन हैंड, करती होंगी भाई, ठीक है, मानते हैं, जनरल स्टेटमेंट है, मान के चलते करती है। देखो सेकंड में इन्होंने क्या बोला है कि हॉर्स पोस्ट थी उसको उलूक बोला जाता था, वो हर 4 मील के डिस्टेंस पे थी। जो फुट पोस्ट थी उसको दावा बोला जाता था, और वो हर 4 पोस्ट के डिस्टेंस पे थी। तो इससे समझ में आता है कि सेकंड और थर्ड में एक स्टेटमेंट तो गलत होगी, इसका मतलब सेकंड और थर्ड आपके साथ नहीं आ सकती। अब सेकंड, या तो सेकंड गलत हो सकती है या थर्ड गलत हो सकती है, दोनों में से एक तो होगी, ठीक है। बट क्या है कि जो हॉर्स पोस्ट है, मतलब अब तो पता ही है, तो हॉर्स पोस्ट है उसको उलूक बोला जाता है, इसको याद रखो, ठीक है। और फुट पोस्ट है उसको दावा बोला जाता है, इसको भी याद रखो। तो ये दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हॉर्स पोस्ट है वो 4 माइल पे होती है, ये सही है। लेकिन फुट पोस्ट जो होती है वो 3 स्टेशन पर माइल से ही का मतलब उनका डिस्टेंस होता है, ठीक है, पर माइल पे, यानी 3 स्टेशन बने होते हैं फुट पोस्ट के लिए। लेकिन आपको ये बड़ा अचंभा हुआ इस चीज से कि जो फुट पोस्ट थी वो क्विकर होती है देन द हॉर्स पोस्ट। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, यानी थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत है। तो 1, 2 और 4 आपका जो है वो आंसर आ जाता है, ठीक है। और ये ना जागरण में आया हुआ था ये क्वेश्चन पर्टिकुलर, जो यूपीएससी ने दिया हुआ है, ठीक है।
अब देखो इब्न बतूता के बारे में ये चीज देख लो कि सबसे पहले ये मोरक्को के ट्रेवलर थे, बट इसका जन्म हुआ था तंजियार में। इन्होंने जो बुक लिखी थी उसको बुक ऑफ ट्रेवल या रिहला के नाम से जाना जाता है, जो कि अरेबिक लैंग्वेज में लिखी थी। सोशल कल्चरल लाइफ बताती है 14th सेंचुरी में, और जो इब्न बतूता थे वही बताते हैं कि सिंध और दिल्ली के बीच में कितना डिस्टेंस है डेज के बीच में, उसको फाइंड आउट करते हैं, वो भी यही बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि वो किसके रेन में आया था, तो ऑब्वियस सी बात है कौन, एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ही क्या था, इंडिया में आए थे। ठीक है, ओके जी। अब एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन है फिर से तंबाकू के बारे में, अराइवल ऑफ तंबाकू, कि तंबाकू प्लांट जो सबसे पहले अराइव हुआ दक्कन में, तो दक्कन में हुआ था, गुजरात में हुआ था सबसे पहले। ठीक है, कौन लेके आया था, तो पुर्तगीज लेके आए थे 1605 में, अकबर के टाइम पे लेके आए थे। लेकिन एक खास बात है कि जो अकबर का बेटा था जहांगीर, उसने इसको बैन कर दिया था, लेकिन वो बैन ज्यादा कारगर साबित नहीं हुआ। तो बस ये याद रखना, अकबर के टाइम पे आया था, जहांगीर ने बैन कर दिया था। तो तंबाकू क्या था, गुजरात में आया 1605 में, और तुरंत ही क्या हो गया था, वो आपके नॉर्थ इंडिया में फैल गया था। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, ओके, ये बुक से रिलेटेड है। इसमें पूछा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज कमेंट्री बाय द चक्रपाणि दत्ता सुश्रुत संहिता में लिखी हुई है। तो ठीक है, और ये ना मतलब चक्रपाणि दत्ता जी जो थे वो आपकी आयुर्वेदा से रिलेटेड थे, और ये ना कोई कल्चरल वेबसाइट है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट की ही, और उसी से ना इन्होंने उठाया हुआ है ये चीज। तो जो चक्रपाणि दत्ता थे, याद रखो उन्होंने दो चीजें लिखी थी, एक थी आपकी सुश्रुत संहिता, दूसरी थी चक्र संहिता। तो जो सुश्रुत संहिता थी उसका नाम था भानुमति, और जो चक्र संहिता थी उसका नाम था आयुर्वेदा दीपिका। ठीक है, दीपिका पादुकोण से याद रखो कि उसका नाम था आयुर्वेदा दीपिका। दूसरा क्या था, जो चक्रपाणि दत्ता जी थे वो आयुर्वेद से रिलेटेड थे, ये तो मैंने बता ही दिया। दूसरा वो पाला डायनेस्टी से रिलेट करते थे। ठीक है, तो उसके बाद जो है इन्होंने क्या किया था, एक जो वेद्य का कोश भी लिखी थी, जो कि आपकी कौन सी है, शब्दा चंद्रिका। ये भी किसकी है, ये भी चंद्रपाणि दत्ता की ही है। ये नीति रत्नकारा ये चंद्रेश्वरा ठाकुर जी की है, और ये जो लोहे सवा वाली थी, आई डू नॉट नो, मेरे को मिलानी ये किसकी थी किसकी नहीं थी, तो इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद आई थिंक, हाँ, आई थिंक अभी तक के लिए इतने की हैं। तो आई, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।